अमेरिका और इजराइल और ईरान के बीच चल रही इस बड़ी जंग ने अब एक बड़ी करवट ले ली है। दुनिया सोच रही है कि आखिर ईरान दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति से कैसे लड़ेगा। यानी अमेरिका अगर अपने सैनिकों को ईरान में उतार देता है तो ईरान का क्या हाल होगा। अभी तक इस जंग में ईरान ने कहीं से अपने आप को पीछे नहीं किया, लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, जिससे ईरान की ताकत को पहली बार दुनिया ने इतने बड़े पैमाने पर देखा और कहा कि ईरान अमेरिका को झुका देगा। लेकिन जब से खबर आ रही है कि ईरान जो है अब इजराइल अमेरिका दोनों से लड़ेगा, वो भी जमीन पे, और जिसके लिए ईरान की आईआरजीसी जो वहां की सबसे बड़ी फोर्स है उसने साफ तौर पर कहा, आइए नर्क में आपका स्वागत है। इस तरह के बयान सोशल मीडिया पर ईरान की फोर्स की तरफ से आ रहे हैं और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। हम समझेंगे कि ईरान में अगर अमेरिका सैन्य कार्रवाई जमीन पर करता है तो आखिर परिस्थिति क्या होगी, कैसे ईरान इस बड़ी चुनौती से बचेगा। तो सर, हम जानना चाहते हैं कि इतनी बड़ी जंग हो रही है जिसमें पूरी दुनिया चपेट में आ गई है, हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है और खुद अपना देश लगातार महंगाई से परेशान है। ऑयल, तेल, सारी चीज़ों को लेकर हाहाकार मचा हुआ है और डॉलर का आप तो हाल देख ही रहे हैं कि किस तरीके से रुपए का स्तर गिर रहा है और हंगामा मचा हुआ है। लेकिन अभी हम इस टॉपिक पर नहीं आएंगे, हम सीधे आपसे समझना चाहते हैं कि जो अमेरिका और इजराइल और ईरान द्वारा भीषण जंग हो रहा है, इसमें खबर आ रही है कि अमेरिका अब सैन्य कार्रवाई जमीन पर करने वाला है। क्या होगा ईरान का? देखिए, ऑन सबसे पहले जो आपने अपनी चर्चा के दौरान जो सबसे पहली बात कही थी कि डॉलर और रुपया, ईरान, इजराइल और अमेरिका के जंग का नतीजा भारत पर बहुत बुरा पड़ रहा है। इसी जंग का ये नतीजा है कि अब रुपया सबसे ज़्यादा, मतलब अभी तक के सारे रिकॉर्ड को तोड़कर 95 रुपए के पार पहुंच गया है। ये आज, और जिस वक्त हम ये वीडियो बना रहे हैं, मतलब ये 30 मार्च रात के 9 बजे हम जब ये वीडियो शूट कर रहे थे, तब ये खबर है कि रुपया सबसे ज़्यादा गिर चुका है। और पूरे एशिया में, आप जब एशिया की बात करते हैं तो नेपाल की करेंसी भी आती है, बांग्लादेश की करेंसी भी आती है, पाकिस्तान की करेंसी भी आती है, मलेशिया की करेंसी भी आती है और चीन की करेंसी, मतलब जितने एशियाई देश हैं वहां पर स्थिति यह है कि रुपया सबसे ज्यादा गिर रहा है। ठीक, तो ये जंग का, मैं इसकी शुरुआत यहीं से करना चाहता हूं। तो आप समझ लीजिए कि इस जंग का खत्म होना हिंदुस्तान के नजरिए से भी बहुत अहमियत रखता है। बिल्कुल। अब आते हैं उस सवाल पर कि क्या ईरान के खिलाफ जो अमेरिका ने अपने 3,500 सैनिक भेजे हैं वो कामयाब हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। पहली चीज, उसकी कामयाबी की के चांसेस आप 0% माने तो शायद सही होगा। उसमें कोई भी लेश मात्र संभावना नहीं है कि अमेरिका, मतलब ईरान के ग्राउंड पर, ट्रूप्स ऑन ग्राउंड जिसको ऑपरेशन कहते हैं, वो कर पाए। क्यों? जो ईरान की बनावट है या जो उसके आस पास के जितने मुल्क हैं, अगर उनको देखेंगे तो उनको अपना सेंटर बना सकता है यूएस, अमेरिका या इजराइल। लेकिन मैं एक चीज समझना चाहता हूँ, अभी आपने मैं कहा कि जीरो चांसेस हैं। हाँ, तो ये बताइए, अगर जीरो चांसेस हैं तो अमेरिका क्यों अपने सैनिकों को मारने के लिए ईरान भेजना चाह रहा है? क्योंकि उसकी प्रतिष्ठा, उसकी इज्जत और सुपर पावर होने का गुमान सब कुछ दांव पर लग चुका है। अब ये आप मोटे तौर पर मैं आपको समझाता हूं कि अमेरिका ने जब 27 तारीख की रात भारतीय समय के अनुसार 27 तारीख की रात, 27 फरवरी 2026 की रात जब इस जंग की शुरुआत की थी अमेरिका, हालांकि उसके एक हफ्ते पहले से छुटपुट हमले हो रहे थे ईरान और इजराइल के बीच, लेकिन शुद्ध रूप से अगर अमेरिका इसमें कूदा तो 27 फरवरी को कूदा। उस तारीख से आज 1 महीने से ज्यादा हो गए। इन 1 महीनों में आप देखिए, ईरान ने हर वो डटकर मुकाबला किया है अमेरिकी हथियारों का जिस पर अमेरिका को गुमान था। आपने न्यूक्लियर पनडुब्बियां उतारी, अमेरिका ईरान ने उसका सामना किया। आपका जो सबसे बड़ा गुरूर था अब्राहम लिंकन, वो खराब हो गया है, डॉकयार्ड में उसको लगाना पड़ा आपको। खराब हो गया? क्या खबर है? वो ऐसी, उसके बारे में जो जानकारी मिल रही है वो बड़े चौंकाने वाली है। अमेरिका का जो सबसे बड़ा युद्धपोत जिस पर पूरे सैनिकों को नाच था, अमेरिकी सैनिकों को, वो अब चल पाने की हालत में नहीं है। 70% डैमेज बताया जा रहा है उसे। कैसे और डैमेज हुआ? 30% अमेरिका कह रहा है कि इसमें तकनीकी खराबी आई। लेकिन जिस जगह पर उसकी तैनाती हुई थी वहां पर ना तो
जब जैसे कोई भी ऑपरेशन में किसी भी आप जैसे ये समझ लीजिए कि एयरबॉर्न होता है कोई फाइटर जेट, मतलब जब उड़ान भरता है या जब वो रेडी टेक ऑफ के लिए रेडी होता है, तब से लेकर उसके पहले के काम को देखिए, बहुत सारे मेंटेनेंस की चीजें होती हैं जिनको चेक किया जाता है, उसके बाद ओके किया जाता है, तब जाकर कोई फाइटर जेट उड़ान भरने के लिए तैयार होता है। ठीक इसी तरह जितने भी शिप होते हैं उनको भी उसी तरह मेंटेनेंस से गुजरना पड़ता है, क्वालिटी चेक जिसको आप कह सकते हैं। उनको उनके जो इंजीनियर्स होते हैं वो बताते हैं कि क्या ये काम करने लायक है या नहीं है। जब वो सारे क्वालिटी चेक से गुजर जाता है, उसके लिए 11-12 तरीके के प्रोसेस होते हैं जिनसे गुजरना पड़ता है। उसमें काम करने वाले जितने एम्प्लॉय होते हैं उनको बाकायदा एग्जाम देना पड़ता है, तब जाकर इतने बड़े युद्धपोत को निकाला जाता है किसी ऑपरेशन के लिए। तो जाहिर सी बात है जब अब्राहम लिंकन आया होगा तो इन सारे चेक प्रोसेस से होकर गुजरा होगा। लेकिन जिस वक्त उसको ऑपरेशन में शामिल होना चाहिए था, जिस वक्त उसको ईरान के खिलाफ हमले करने चाहिए थे, उस वक्त वो ऐसे कंडीशन में पहुंच गया, ना तो एक बम गिरा, ना एक धमाका हुआ, ना ही अब्राहम लिंकन से कोई अटैक किया गया था ईरान पर। फिर भी उसमें क्या खराबी आ गई, ये अमेरिका के लिए एक बड़ी मतलब उसका जवाब अमेरिका नहीं दे पा रहा है। मोटे तौर पर आप ये समझिए, कहा यह जा रहा है कि जब ईरान ने हमले शुरू किए थे तो उस हमले का शिकार अब्राहम लिंकन भी हुआ, क्योंकि अब्राहम लिंकन की लोकेशन ईरान तक पहुंचाने में सबसे बड़ा जो योगदान था वो था चीन का। और चीन के उसी लोकेशन मतलब आदान प्रदान करने की वजह से एग्जैक्ट टारगेट हिट करने में अब्राहम लिंकन को कामयाब रहा ईरान। लेकिन चूंकि अब्राहम लिंकन पर अगर उसकी मिसाइलें गिरती तो जाहिर सी बात है वो युद्धपोत तो नष्ट हो जाता। उसकी बैटरीज ने उन्हें रोका, लेकिन उन बैटरीज के रोकने के बावजूद वो इतना डैमेज हो गया कि वो डॉकयार्ड तक पहुंचने में ही उसके समझिए दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना ज्यादा थी। और अब ये सिचुएशन है वहां पर कि 70% तक वो डैमेज हो चुका है। अभी उसके सारे ऑपरेशंस कैंसिल कर दिए गए हैं और अब डीकमीशन करने की तैयारी चल रही है। डीकमीशन का मतलब ये होता है कि उसको अमेरिका ने माना कि हाँ ये अभी हमारे काम के लिए है, काम के लायक है, लेकिन डीकमीशन जब हो जाएगा तो अमेरिका ये मान लेगा कि अब ये हमारे किसी काम का नहीं है, इसलिए सेना के बेड़े से इसको हटा दो। तो अब्राहम लिंकन को अब डीकमीशन करने की तैयारी हो रही है। ये सोच कर देखिए उसकी जगह कौन लेगा, अमेरिका ने आज तक कोई विकल्प नहीं बनाया। तो इस युद्ध में उसका बड़ा नुकसान हो। मैं आप एक देखिए, अभी 2-3 बातें निकलकर सामने आ रही हैं। पहले अब इकलौता रूस की ही जानकारी नहीं आ रही है, चीन के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो दवाइयां और मदद पहुंचाने के नाम पर हथियारों की सप्लाई कर रहा है ईरान को। चीन के बारे में भी ये खबर आ रही है। दूसरी चीज कि जैसे रूस ने यूक्रेन को हल्के में लिया, ठीक उसी तरह यूएस ने ईरान को हल्के में ले लिया। और ईरान और इजराइल और अमेरिका के इस जंग में एक नया पैटर्न सामने आया। अभी तक होता क्या था कि जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर होते थे या जो तेल के भंडार होते थे या जो न्यूक्लियर सेंटर होते थे उन पर अटैक नहीं होता था। सेना से लड़ती थी, मतलब सेना के पोजीशंस पर अटैक होता था। यहाँ कोई नियम कानून अब यहाँ पर इसलिए नियम कानून बदला किसने? ईरान ने नहीं बदला, नियम कानून बदला इजराइल ने। क्योंकि सबसे पहले ईरान के जो तेल भंडार थे, हाँ, रिफाइनरी पर सबसे पहला अटैक इजराइल ने किया, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप बहुत गुस्सा भी हुए थे। और उसके बाद से आप इसमें मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूं कि उस अटैक के बाद जो ईरान ने अपने पोजीशंस लिए, आप देखिए कतर में अटैक किया, सबसे बड़ा अरामको पर अटैक किया जो सबसे बड़ी तेल कंपनी है सऊदी में, कतर के तेल डिपो पर अटैक किया गया। इसके अलावा जॉर्डन में अटैक हुआ। तो अब देखिए लेबनान में उधर हुती विद्रोही भी अब धीरे धीरे कूदते जा रहे हैं। तो ये जो सारी स्थितियां बन रही हैं वो अमेरिका और इजराइल को चारों तरफ से घेरती जा रही हैं। और ईरान को इन लोगों ने खुली छूट दे दी कि भाई अच्छा, इसके पहले जब ईरान के तेल भंडार पर अटैक हुआ था उसके पहले देखिए आप 180-82 बच्चों को, मासूम बच्चों पर अटैक हुआ, स्कूल पर अटैक हुआ, वो अटैक इजराइल ने किया। तो वहां से ईरान को इन लोगों ने फ्री हैंड कर दिया कि भाई अब इस लड़ाई में, चूंकि अब ये धर्म युद्ध की तरह है, ये सिर्फ दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं है, ये एक धर्म युद्ध की तरह है कि मासूमों की जान जा रही है और दूसरी तरफ वो है जो मासूमों का कत्ल कर रहा है। बिल्कुल। तो अब ये पूरी लड़ाई इस बात पर आकर सिमट गई। ईरान ने इसको ऐसे ले लिया। बात सिर्फ रेजिम चेंज की होती या बात सिर्फ अली खामनेई तक होती
तो इसको शायद ईरान बैकफुट पर आ जाता, बिल्कुल। लेकिन चूंकि वहां मासूमों की जान चली गई, इसलिए ईरान ने अब इसको अपने लिए धर्मयुद्ध बना लिया। ईरान के तेल भंडार पर मैंने आपको बताया, इसके अलावा ईरान के जितने बिजली प्लांट है। प्लांट थे वहां पर अटैक किया गया, पानी प्लांट पे भी कर दिया गया। न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक किया गया। ये चुन चुन कर अटैक इसलिए किया गया कि जो मूलभूत जरूरत होती है, जो एक जिंदगी चलाने की आवश्यकता होती है, बिल्कुल। उसको उससे ईरान को महरूम कर दो, जैसे गाजा में हुआ था। हाँ। तो उस हिसाब से जब ये बेतहाशा अटैक, मतलब बिना सोचे समझे कि मिसाइल मार दो, वो चाहे मिसाइल जहां जाकर गिरे, हाँ। वो चाहे एक आम आदमी की जान ले रही हो, हाँ। इससे कोई मतलब नहीं है। जो ये फॉर्मूला जब इजराइल और अमेरिका ने अपनाया, तब ईरान ने अंधाधुन फायरिंग या मिसाइल दागना शुरू कर दिया, गोले फेंकने शुरू कर दिए। बिल्कुल। और इसी का अच्छा अभी क्या है कि जैसे बियॉन्ड विजुअल रेंज अगर आप देखेंगे तो अमेरिका देखने में कागज पर बहुत ताकतवर लगता है, बिल्कुल। लेकिन जब आप जमीन पर आएंगे तो ईरान ने यह साबित किया है कि वो ताकतवर है। देखिए, ये बात कई लोगों को हजम नहीं होगी, मैं आपको मोटे तौर पर बता रहा हूं। इजराइल की इंटरनल रिपोर्ट, अभी तो उसके अपने लोगों ने पोल खोल दी है। हाँ। 48 घंटे पहले, जब हम चर्चा कर रहे हैं, 48 घंटे पहले अमेरिका का जो अवाक सिस्टम था, जो उसका टोही विमान था, जो उसका रडार सिस्टम था, उसको जो 6600 करोड़ रुपए का था, उसको भी ईरान ने हिट कर दिया। वाह। तो कहने का मतलब ये है कि सुपर पावर अब अमेरिका नहीं रहा, ईरान ने साबित कर दिया। आप कह सकते हैं कि सुपर पावर होने के गुमान को बहुत मजबूती से ईरान ने चुनौती दी, और यही अंजाम रहा कि ट्रूप्स ऑन ग्राउंड ऑपरेशन ईरान के लिए फिलहाल ईरान के खिलाफ अमेरिका का पॉसिबल नहीं दिख रहा है। आपने देखिए, जैसे ही उनके ट्रूप्स पहुंचे, 11 तस्वीरें ईरान की तरफ से, IRGC की तरफ से जारी हुई, और उसके बाद तेहरान टाइम्स में, अगर मैं गलत नहीं हूं, अखबार का नाम अगर तेहरान टाइम्स ही है शायद, उसमें छपा वेलकम टू हेल। हाँ, तो उन 11 सैनिकों को पहले पकड़ा गया, उनकी तस्वीर जारी करके IRGC ने बताया इजराइल को कि देख लो, तुम जो करना चाहते थे उसका अंजाम हमारे सामने है। वेनेजुएला, अच्छा, उसमें लिखा गया था कि वेनेजुएला समझने की गलती मत करना। और अब स्थिति क्या है? इन लोगों ने, इजराइल ने पहले ये कोशिश की कि ईरान बहुत छोटा सा देश है, वहां पर हम अपने सैनिकों से ऑपरेशन करवा सकते हैं, मतलब ट्रूप्स ऑन ग्राउंड ऑपरेशन हो सकता है, बहुत सक्सेस हो जाएगा, अमेरिका को खबर नहीं होगी। अमेरिकी सैनिक अभी जब आसपास पहुंच रहे थे ईरान के, तब तक इजराइल के सैनिकों ने, IDF ने पहुंचने की कोशिश की, तो उसको तुरंत ईरान ने रोक लिया और उनके सैनिकों को कैप्चर किया, जिसको अब बातचीत चल रही है कि भाई छोड़ दो। अच्छा, ऐसा है? हाँ, अभी एक बड़ी जानकारी में आ रही है, मैं चाहता हूं कि इससे कंक्लूड करूं आपको कि ट्रूप्स ऑन ग्राउंड ऑपरेशन क्यों सबसे बड़ी मुश्किल चीज है अमेरिका के लिए इस वक्त, वो समझिए। हाँ, गालिबाफ जो कि वहां के संसद के अध्यक्ष थे, ईरान की संसद के, अभी उनके बारे में खबर ये आ रही थी कि वो जब पाकिस्तान में मध्यस्थता होनी थी अमेरिका और ईरान के बीच, तो गालिबाफ ईरान की तरफ से जाने वाले थे। लेकिन अभी एक बहुत चौंकाने वाली जानकारी आई है। वो जानकारी क्या है? वो जानकारी ये है कि जो ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान, उन्होंने ही नेगोशिएशन की शर्तें रखी थी, उन्होंने वही नेगोशिएट कर रहे थे अमेरिका से। ये एक बड़ी हैरान करने वाली जानकारी आ रही है पेजेश्कियान के बारे में। अभी अमेरिकन और इजराइल दोनों तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनकी लोकेशन किसी को खबर नहीं है। ये हो सकता है कि स्ट्रेटेजी भी हो, क्योंकि सारे नेता मेन स्ट्रीट के मारे जा चुके हैं, पेजेश्कियान बचे हैं। लेकिन अभी जो कहा जा रहा है, जो दावा किया जा रहा है अमेरिकन मीडिया की तरफ से भी, कि IRGC ने पेजेश्कियान को बंधक बना लिया है, क्योंकि वो IRGC को लूप में लिए बगैर अमेरिका से नेगोशिएट करने जा रहे थे, और वो बैक चैनल नेगोशिएशन कर रहे थे। ऐसे पुख्ता प्रमाण IRGC को मिले, जिसके बाद IRGC ने उनको कैप्चर किया, और उनके सारे जो ट्वीट्स या कुछ भी आप देख रहे हैं जो अभी पोस्ट किया जा रहा है एक्स पर, वो सब IRGC कर रही है। और IRGC के हेड कौन होते हैं? वो मुस्तफा खामनेई है इस वक्त। तो इस हिसाब से ये जो ऑपरेशन है ईरान का, जो ईरान लगातार हमलों का जवाब दे रहा है अमेरिका और इजराइल का, वो फिलहाल रुकने वाला नहीं है। और जब तक वो हमले नहीं रुकेंगे, तब तक ट्रूप्स आप भेजेंगे कैसे? ईरान के ग्राउंड पर उतारेंगे कैसे? जाना तो उसी हवाई मार्ग से है। भाई, ईरान के पास भी अपना डिफेंस सिस्टम है, ईरान के पास भी अपना अटैकिंग सिस्टम है। तो आप जब ट्रूप्स को भेजेंगे, आप जमीन के रास्ते तो भेज नहीं सकते हैं, तो आपको उसके लिए हवाई मार्ग का सहारा लेना पड़ेगा। और इस वक्त
एक एक चीज, एक एक लोकेशन की खबर अगर आपको जानकारी हो तो रूस और चीन इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये एक पर्टिकुलर लोकेशन शेयर कर रहे हैं ईरान के साथ, कि अमेरिकन या इजरायली सैनिक कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनकी तैयारी क्या है, उनके कितने फाइटर जेट्स उड़ रहे हैं, वो सारी चीजें लोकेशन शेयर हो रही है।